हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जगजीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल वॉरियर जोन में। एक ऐसा चैनल जो बना है सिर्फ और सिर्फ जितने भी डिफेंस के हमारे एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए, चाहे फिर वो CDS हो, चाहे वो FCAT हो, चाहे वो NDA हो। और इंग्लिश की सीरीज़ में जो हम डेली के लिए लेक्चर्स लेके आते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडजेक्टिव के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम 3 लेक्चर जो ग्रामर बेस हैं, 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक था नाउन, फिर हमने बात की प्रनाउन की, ठीक है, उसके भी 2 लेक्चर थे हमारे पास। इसके बाद हमने बात की थी वर्ब, और वर्ब में हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एडजेक्टिव। सबसे पहली बात, एडजेक्टिव कहा किसे जाता है। देखो, जब भी कोई बात आती है ना एडजेक्टिव्स की, तो हमें ना एक कॉमन सी डेफिनेशन दे दी जाती है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कोई भी कैसा वर्ड जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता है। कैसे? अब मान लो मैंने कहा कि ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड मैन, तो यहाँ पे मैन क्या है हमारे पास, ये नाउन है, कॉमन नाउन है। गुड क्या है, ये उसका एडजेक्टिव हो गया। तो एक ऐसा वर्ड जिसने नाउन की विशेषता बता दी। लेकिन मान लो मैंने कहा कि ही इज़ अ बैड मैन, ही इज़ अ बैड मैन, बाकी सब कुछ सेम है, ही इज़ अ, बस एक बैड चेंज हो गया, मैन भी वही रहा बैड। हम कहते हैं ये बैड भी एडजेक्टिव है। हम क्या, बुरा होना किसी की विशेषता हो सकता है? बुरा होना तो किसी की विशेषता नहीं हो सकता। फिर कई बार हम ये कह देते हैं सर ये ना नेगेटिव विशेषता है जी, ये नेगेटिव विशेषता। देखो, विशेषता का मतलब क्या होता है? विशेषताएं ऑलवेज अ पॉजिटिव पॉइंट इन समवन, ठीक है ना, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग प्रोडक्ट है। अगर हम उसकी विशेषताओं की बात करते हैं वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तो वो विशेषता नहीं है। तो फिर विशेषताएं नेगेटिव कहला देना ये तो गलत हो जाता है। असल में एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? ठीक है, अब जब हम ये बात करते हैं, मान लो मैंने कहा आई एम अ लेजी पर्सन, क्या लेजी होना किसी की विशेषता हो सकती है? आप कहोगे नहीं सर, लेजी होना किसकी विशेषता हो सकती है? ठीक है, मान लो मैंने कहा आई एम अ बैड टीचर, क्या बैड होना मेरी विशेषता है? नहीं, मेरी विशेषता, बैड होना किसी की विशेषता थोड़ी ना हो सकती है, लेजी होना किसी की विशेषता थोड़ी ना हो सकती है। फिर है क्या चीज़? अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रनाउन को, किसी भी नाउन को या प्रनाउन को बाकियों से अलग कर देता है, जो आपको कॉमन नहीं रहने देता, जो आपको बाकियों से एक अलग लाइन में खड़ा कर देता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। कैसे? अगर यहीं पे हम बात करें, मैंने कहा कि मान लो मैं कह रहा हूँ आई एम अ टीचर, कोई और बंदा आके कहेगा सर आई एम ऑल्सो टीचर। तीसरा बंदा कह रहा है सर मैं भी यहाँ पे टीच ही करता हूँ, मैं भी तो टीचर ही हूँ ना। अब मैंने कहा आई एम अ बैड टीचर, बैड वर्ड ने मुझे क्या किया? क्या मुझे विशेषता दे दी? नहीं, बैड वर्ड ने मुझे क्या किया, हम सारे ही यहाँ पे टीचर थे, लेकिन मैंने कहा आई एम अ बैड टीचर, तो बैड वर्ड ने मुझे बाकी के टीचर से अलग कर दिया। टीचर तो सारे ही हैं, मैं बैड, उसने मुझे बाकियों से अलग कर दिया। एक बंदा कह रहा है आई एम अ पर्सन, तो दूसरा कहेगा यार मैं कौन सा एलियन हूँ, मैं भी तो पर्सन ही हूँ, आई एम ऑल्सो पर्सन। तीसरा भी खड़ा होकर कहने लगा आई एम अ पर्सन, आई एम अ पर्सन। लेकिन एक बंदा कह रहा है आई एम अ लेजी पर्सन, अब बताओ कौन है मेरे जैसा? आई एम अ लेजी पर्सन। अब बताओ मेरे जैसा कौन है? कोई नहीं। तो किस वर्ड ने उसको बाकियों से अलग कर दिया? पर्सन तो वो सारे ही थे, मैं भी तो तेरे जैसे ही हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, पर मैं तो लेजी हूँ। नहीं, तो लेजी नहीं हूँ मैं। लेजी वर्ड ने उसको बाकियों से अलग कर दिया, तो लेजी वर्ड क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया। तो सबसे पहली समझने वाली बात हमारी क्या है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, विशेषताएं जो होती हैं, विशेषता सिर्फ पॉजिटिविटी को कहा जाता है, नेगेटिव विशेषताएं होती ही नहीं है। न जाने क्यों हमें टीचर्स ने ऐसा सिखाया या हम बचपन से ऐसा सीखते आ रहे हैं कि जी ये विशेषताओं को एडजेक्टिव कहा जाता है और विशेषताएं पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। ऐसा नहीं होता। जो हमारे एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी भी कॉमन नाउन को, किसी भी नाउन को बाकियों से अलग कर देता है, वही आपका क्या बन जाता है? वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। इतनी बात तो समझ आए? ठीक है, अब सबसे पहले जो हम एडजेक्टिव के बारे में रूल करने जा रहे हैं, वो रूल क्या है हमारे पास? देखो, जब एडजेक्टिव की बात आती है ना, तो हम एक ही सेंटेंस में बहुत सारे मल्टीपल जो सेंटेंसेस में मल्टीपल जो एडजेक्टिव्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब मान लो मैंने कहा आई हैव
आई हैव अ जैकेट, आई हैव अ जैकेट, इसमें क्या है, आई क्या है हमारा प्रोनाउन है, हैव क्या है हमारे पास, ये हमारी वर्ब है, अ क्या है आर्टिकल है, और जैकेट क्या है हमारे पास, ये नाउन है। इसमें कहीं पे भी अभी तक एडजेक्टिव नहीं आया, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, नाउन है। मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक जैकेट, आई हैव अ ब्लैक जैकेट, तो देखो जैकेट तो सबके पास है, मेरे पास ब्लैक है, ब्लैक ने क्या किया, मुझे बाकियों से अलग कर दिया, तो ब्लैक क्या हो गया, मेरा एडजेक्टिव है। अब यही जो जैकेट है ना, ये तो लेदर की है, तो मैंने कहा आई हैव अ लेदर जैकेट, ठीक है, तो लेदर फिर से क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने आगे क्या कहा, आई हैव अ, ठीक है, आई हैव अ 6 पॉकेट जैकेट, जैकेट वही है, वो ब्लैक कलर की है, वो लेदर की बनी हुई है, उसकी 6 पॉकेट्स हैं। क्या इस सारी चीज़ों को बताने के लिए मुझे अलग अलग सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे? नहीं ना, मैं सारी जो इसकी विशेषताएं हैं, कॉमन सी बात है, कोई भी जो एक हमारा नाउन है उसमें बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन उन सारी विशेषताओं को बताने के लिए हमें अलग अलग सेंटेंस लिखने तो न पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, सारी विशेषताओं को एक सिंगल सेंटेंस में लिख देंगे भी ये इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन उसको हम कैसे लिखें? अगर मान लो मैं ये कहता हूँ आई हैव अ ब्लैक लेदर 6 पॉकेट जैकेट्स, या आई हैव अ लेदर ब्लैक 6 पॉकेट जैकेट्स, या आई हैव अ 6 पॉकेट्स ब्लैक लेदर जैकेट, क्या करें, कैसे बोलना पड़ेगा? ठीक, अब अपनी मर्जी नहीं कि जब जी चाहा लेदर को आगे लिख दो, जब जी चाहा ब्लैक को आगे कर दो। इसका एक रूल होता है, ठीक है, उसे कहते हैं रूल ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, कि किसी सेंटेंस में अगर आप मोर देन अ सिंगल एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो पहले नंबर वाला एडजेक्टिव आएगा, पहले क्वांटिटी आएगी, या पहले उसकी क्वालिटी लिखी जाएगी, या वो पहले उसकी नेशनैलिटी, जहाँ से वो नेशन को बिलोंग करता है वो चीज़ लिखी जाएगी, उसकी प्लेस के बारे में लिखा जाएगा। तो ये रूल अब हम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके लिए, उस एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे कि वो रूल कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। ओके, तो ये है वो एग्जाम्पल जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था। अब जब हम बात करने जा रहे हैं, अब देखो हमने क्या सिंपल बात की कि ही अडॉप्टेड अ डॉग फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है हमारे पास, ही अडॉप्टेड अ डॉग, कॉमन बात है अभी, ही अडॉप्टेड अ डॉग, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब मैंने इस डॉग के बारे में थोड़ी सी विशेषताएं की बात करनी है, मैंने विशेषताओं कह लो या उसके एडजेक्टिव के बारे में बात करनी है, या मैंने बताना है कि ये किस तरह का डॉग है। अब मैंने किसी को बताया यार मैंने ना एक डॉग लिया है, चलो ठीक है भी, अच्छी बात है। अब वो पूछेगा ना कुछ तो भी ये कैसा डॉग है ना, कौन सी ब्रीड का डॉग है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितने साल का है, पप्पी है या बड़ा है, क्या है। अब क्या हुआ, जब मैंने उस डॉग के बारे में बताना है तो मुझे पता है ना, मैं उस डॉग के आगे लिखूँ ना आई अडॉप्टेड अ डैश डॉग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले क्या बताना है, उसकी क्वांटिटी बतानी है या नंबर बताना है कि वो कितना है। तो मैंने क्या लिख देना यहाँ पे, आई अडॉप्टेड 1 डॉग, बात खत्म। अगर मैंने उसके साथ साथ ये भी बताना है कि वो है कैसा, उसकी क्वालिटी क्या है, मेरा उसके बारे में ओपिनियन कैसा है कि वो ब्यूटीफुल है, तो मैं क्या करूँगा, ही अडॉप्टेड या आई अडॉप्टेड 1 ब्यूटीफुल डॉग। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आई अडॉप्टेड ब्यूटीफुल 1 डॉग। देखो दो ही एडजेक्टिव लगाने थे कि एक हमने उसकी नंबरिंग बतानी थी, एक हमने उसकी क्वालिटी बतानी थी। लेकिन हम ये है कि नंबरिंग सबसे पहले बताई जाती है कि वो नंबर में कितना है, फिर उसकी क्वालिटी कैसे है ये उसके बाद में बताया जाता है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, आई अडॉप्टेड 1 ब्यूटीफुल डॉग, बात तो यहाँ तक भी खत्म हो जाती है। लेकिन बंदा और पूछ रहा है, नहीं और बताओ कुछ इसके बारे में। अच्छा यार ये इसकी जो लेंथ है ना वो 17 इंच की है, तो मैंने क्या बोला, आई अडॉप्टेड 1 ब्यूटीफुल 7 इंचेस लॉन्ग डॉग। ये भी तो हो सकता है। मैंने 3 एडजेक्टिव्स बता दिए। अब यानी कि सबसे पहले तो हम नंबर बताएंगे, नंबर के बाद हमने क्या बताना है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना है, क्वालिटी के बाद हम क्या बताएंगे, उसका साइज क्या है, किसी भी चीज़ का साइज क्या है। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ, जैसे हमने जैकेट वाली बात कर रहे थे, मैंने कहा आई बॉट 1, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, फाइन लेदर, फॉर एग्जाम्पल आई बॉट 1 फाइन लेदर लॉन्ग जैकेट, फाइन लेदर लॉन्ग जैकेट। मैं ये नहीं कह सकता कि आई बॉट लॉन्ग 1 फाइन लेदर जैकेट, वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमें सिस्टमेटिकली उसके लिए अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब साइज़ तो बता दिया, साइज़ के बाद क्या होता है, हमने उसकी एज बतानी है।
ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में आएंगी, आप इसमें से कोई भी 3 को चूज़ कर सकते हो, 4 को चूज़ कर सकते हो, तो लेकिन ऑर्डर वही ये रहेगा। मान लो आपने साइज़ नहीं बताना तो आप उसके में साइज़ नहीं बताओगे, लेकिन अगर आपने उसके बाद एज बतानी है तो ये तो नहीं ना कि एज आप उसको ऊपर ले जाओगे, और एज जो रहेगी वो क्वालिटी के नीचे ही रहेगी। अगर क्वालिटी और एज के बीच में आपने साइज़ भी बताना है तो आपको बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि चलो साइज़ नहीं है तो एज को आप नंबर के ऊपर भी तक ले जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो जो उसका सीरीज़ है वो तो एज इट इज़ रहेगी। अगर सारी नहीं भी बतानी, आपने सिर्फ 2 क्वालिटीज़ भी बतानी है ना। मान लो मैं उसकी एक शेप बताना चाहता हूँ, एक मैं उसकी नंबर बताना चाहता हूँ। अब ये तो नहीं ना कि मैं शेप पहले बता दूंगा नंबर बाद में बताऊँगा। शेप क्या उसकी शेप है, वो बिग है। ठीक है, तो नंबर क्या उसका 1 है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ही अडॉप्टेड बिग 1 डॉग? नहीं ना, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही अडॉप्टेड 1 बिग डॉग। तो 1 जो नंबर है उसका पहले आया, जो शेप है उसकी बिग वो बाद में आएगी। क्लियर, ये बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, नंबर। नंबर के बाद क्या था हमारे पास, क्वालिटी या ओपिनियन। फिर क्या आया, साइज। ठीक है, साइज के बाद हम क्या बताते हैं, उसकी एज कितनी है। ठीक है, SAS, साइज एज शेप। साइज क्या था उसका, वो 7 इंचेस लॉन्ग है। फिर क्या है, 4 ईयर्स ओल्ड है, और शेप क्या है उसकी, बिग है। तो अगर मैं यहाँ तक अब अपने सेंटेंस को बनाता हूँ, ये क्या बन रहा है, ही अडॉप्टेड 1 ब्यूटीफुल 7 इंचेस लॉन्ग 4 ईयर्स ओल्ड बिग डॉग। अब यहाँ से भी एंड कर दोगे, सेंटेंस आपका सही रहेगा। ये नहीं कि सेंटेंस खराब हो जाएगा कि ये आपने नहीं लिखा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप जितनी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो साथ साथ दे सकते हो, आप देते रहोगे। कम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो भी ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो भी ठीक है। अब मैंने उसको कलर भी बताना है। देखो यहाँ तक अभी तक कलर की बात नहीं हुई थी, अब मैंने चाहता हूँ कि मैं उसका कलर भी बता दूँ। तो मैंने क्या कहा, ही अडॉप्टेड 1 ब्यूटीफुल 7 इंचेस लॉन्ग 4 ईयर्स ओल्ड बिग वाइट डॉग। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं वाइट को ऊपर कर देता हूँ, बिग को नीचे कर देता हूँ। अब जरा बोल के देखो क्या ये सही लग रहा है, ही अडॉप्टेड वाइट बिग डॉग कि ही अडॉप्टेड बिग वाइट डॉग। अब पता चला ना, अगर सिर्फ इन 2 को भी बोलना है तो उसको भी, तो अगर मान लो मैंने 1 भी नहीं लिखना, ब्यूटीफुल भी नहीं लिखना, 7 इंचेस लॉन्ग भी नहीं लिखना, उसकी एज भी नहीं बतानी, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बतानी है, बिग और वाइट, तो भी तो ऑर्डर चाहिए ना मुझे। ऑर्डर क्या है कि पहले शेप बताओगे, उसके बाद क्या बताओगे, कलर बताओगे। तो ही अडॉप्टेड 1 ब्यूटीफुल 7 इंचेस लॉन्ग 4 ईयर्स ओल्ड बिग वाइट डॉग। इतने से भी मन नहीं भरा, मैं कहता हूँ 2 और खूबियाँ सुनो उसकी। वो अमेरिकन है और वो हंटिंग डॉग है। तो अमेरिकन पहले लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कलर के बाद क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे हमें पता है कि देखो अमेरिका वर्ड क्या है, कंट्री का नाम है, यानी कि वो प्रॉपर नाउन है। जब हम उसको किसी और नाउन के आगे, जैसे हम कहते हैं अमेरिकन पर्सन, पर्सन नाउन हो गया, अमेरिकन जो अपने आप में पहले से ही प्रॉपर नाउन था अमेरिका, उसका हमने एडजेक्टिव बना दिया तो वो भी प्रॉपर ही रहेगा, प्रॉपर एडजेक्टिव अमेरिकन। फिर आता है लास्ट में उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो पर्पस में हमने क्या होता है, जैसे कि हम उसको क्यों लेके आए हैं। मान लो कोई जैकेट ही है ना, तो जैकेट क्यों, हम कहते हैं ये ट्रैकिंग जैकेट है, हम कहते हैं ये रेनी सीज़न की जैकेट है ना, ये ऑल वेदर सीज़न है, ये जैकेट है। तो वो जो पर्पस क्या है वो हम बिल्कुल एंड पे बताते होते हैं। तो अब अगर मैंने सारे सेंटेंस को फुल लेंथ में बोलना है तो मेरे पास क्या आएगा, मैं बोलूँगा ही अडॉप्टेड 1, एक है क्वांटिटी आ गई, 1 ब्यूटीफुल क्वालिटी है, उसका जो साइज़ है, ही अडॉप्टेड 1 ब्यूटीफुल 7 इंचेस लॉन्ग 4 ईयर्स ओल्ड बिग वाइट अमेरिकन हंटिंग डॉग। तो अगर आप उसको सिस्टम में लेके चलोगे, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आप क्या कह रहे हो, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, और मीनिंग जो है वो प्रॉपर निकल के आता है। अगर आप इसको बिना किसी सिस्टम से बोल के देखो, कोई भी पहले उठा लो, कोई भी बाद में लिख दो, जरा देखो, ही अडॉप्टेड बिग ब्यूटीफुल अमेरिकन वाइट 7 इंचेस लॉन्ग हंटिंग ब्यूटीफुल डॉग, क्या ये कुछ बनेगा? ठीक है, मे भी आपको समझ आ जाए, पर जो एक ऑर्डर है वो नहीं बन पाएगा, है ना। तो हमने उसको एक ऑर्डर में रह के बनना है, जो हमें नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में। देखो एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं आएंगी। एग्ज़ाम में मान लो 2 चीज़ें आ जाती हैं। मान लो एग्ज़ाम में लिखा जाता है अमेरिकन और बिग लिखा जाता है, ही अडॉप्टेड अमेरिकन बिग डॉग, तो हमें गलती मिल जाएगी। क्या है, अब लिखा आ गया कि ही अडॉप्टेड अमेरिकन बिग डॉग, अमेरिकन पहले लिख दिया उन्होंने और बिग बाद में लिख दिया। ही अडॉप्टेड अमेरिकन बिग डॉग, तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्या आना चाहिए था, ही अडॉप्टेड बिग अमेरिकन डॉग। द राइट आंसर इज ही अडॉप्टेड बिग अमेरिकन डॉग।
बात समझ आई? तो यहाँ तक तो जो ये हमारा जो फर्स्ट रूल है एडजेक्टिव का, कि जो हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं? नंबर क्वालिटी से, फिर साइज एज शेप, कलर पर्पस, ठीक है, कलर प्रॉपर एडजेक्टिव और पर्पस। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा रूल है एडजेक्टिव्स का, ठीक है। तो एडजेक्टिव देखो, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज की। यहाँ तक हमने कोई डिग्री की बात नहीं की है। जो एडजेक्टिव के असल रूल्स होते हैं वो तो डिग्री बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या है। जैसे अब देखो, मान लो आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे गुड है तो गुड की सेकंड डिग्री क्या होती है? बैड नहीं, बैड तो नहीं होता। और वर्स भी नहीं होता। गुड, बेटर, और बेटर की थर्ड डिग्री क्या होती है? ये सबको पता होता है, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, यही होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ बात टॉल की, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यही डिग्रीज होती हैं, है ना। अगर मान लो मैं बिग की बात करता हूँ, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो हमें पता है कि ऐसे करके सेकंड और थर्ड डिग्री बन जाती है। अब यहाँ पे कॉमन जो चीज़ बताने वाली तो मुझे नहीं लगता कि है, आपको ऑलरेडी पहले पता होगी कि जो ये है ये हमारी एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, और ये एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है। जो ER वाली डिग्रीज होती हैं वो हमारी सेकंड होती हैं, जो EST वाली डिग्रीज होती हैं वो हमारी थर्ड डिग्री होती हैं, जिसके साथ ER या EST दोनों में से कुछ नहीं लगता, वो क्या होती हैं? फर्स्ट डिग्री होती हैं। सेकंड डिग्री हम क्यों यूज़ करते हैं? कंपैरिजन के लिए, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो जो थर्ड डिग्री होती है वो होती है हमारी सुपरलेटिव, क्योंकि उसके बाद तो फिर सारा कुछ खत्म ही हो जाता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता किसी चीज़ से। अब देखो, मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट थिंग, तो बेस्ट थिंग का मतलब क्या है कि इसका और कोई किसी के साथ मुकाबला है ही नहीं, ये तो बेस्ट अपने आप में, तो वो सुपरलेटिव चीज़ हो जाती है। ये एडजेक्टिव क्या होता है? ये कॉमन है कि चलो ठीक है अभी बाकियों से बेटर है, पर ये बेस्ट वाली बात भी नहीं है ना। कई बार हम जैसे मान लो कोई चीज़ खाते हैं, हम कहते हैं यार ठीक है यार इसका टेस्ट गुड है, पर वो वैसा नहीं है, वो तो अल्टीमेट है, वो तो बेस्ट है ना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो अब क्या हुआ, जो मेजर रूल्स आएंगे हमें वो आएंगे सेकेंड डिग्री से। ये आपने इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी जो एग्ज़ाम में हमें कह लो जो 70 to 80% एडजेक्टिव टॉपिक में से जो हमें एग्ज़ाम में रूल्स आते हैं, कह लो हमें स्पोर्टिंग एरर्स आएंगे, वो कंपैरिजन डिग्री से आते हैं। कंपैरिजन डिग्री का एक रूल हमने पहले प्रोनाउंस में किया था, ठीक है। वो क्या था कि जब हम कंपैरिजन करते हैं और हमें पता है कि कंपैरिजन में क्या होता है? देन लगा होता है। अब अगर देन लगा है तो यानी कि उसके साथ सेकेंड डिग्री आएगी, क्योंकि देन किसके लिए आता है? कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन की डिग्री कौन सी होती है? सेकंड। तो एक चीज़ तो समझ लो कि अगर सेकंड डिग्री लिखी आ गई तो साथ में देन लिखा होना चाहिए, या कह लो अगर देन लिखा आ गया तो उसके साथ सेकंड डिग्री का आना जरूरी होता है, ठीक है। दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रल के काम करेंगे। सेकंड डिग्री है तो देन आएगा, देन है तो सेकंड डिग्री आएगी। और हमने एक बात क्या की थी कि जब देन लगा होता है तो सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है वो किससे होता है? सब्जेक्ट से। सेंटेंस क्या था वो? मैंने कहा था ही इज़ बेटर देन आई, ही इज़ बेटर देन आई, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे मी नहीं आ जाना, यहाँ पे आई आ जाना है, ठीक। तो ही इज़ बेटर देन आई। तो बेसिक बात तो यहाँ पर ये है। अब और रूल देखते हैं कैसे कैसे इनके रूल्स जो हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। जब भी हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, फर्स्ट, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो, चाहे वो सेकंड डिग्री हो, चाहे वो थर्ड डिग्री हो, उसमें जो मेन बात रहती है ना, एक तो सेकंड डिग्री आ गया भी, ठीक है जी, कंपैरिजन चल रहा है, देन लगा दो तो कंपैरिजन आ गया, कॉमन सी बात है। लेकिन एक और चीज़ जो आती है, अब देखो कई बार ना सेकंड डिग्री के बाद ऑफ लिखा जाता है। वैसे तो सेकंड डिग्री के बाद ऑलमोस्ट देन नहीं लिखा होता है हर बार, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेकंड डिग्री के बाद ना ऑफ लिखा जाता है। अब ये सेकंड डिग्री के बाद ऑफ का क्या रूल है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एक मैंने कहा, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ए इज अ टॉल बॉय, फॉर एग्जाम्पल, कॉमन बात है भाई, ए इज अ टॉल बॉय। फिर मैंने कहा कि बी इज टॉलर देन, जो कॉमन बात होती है, टॉलर देन ए। सेकेंड डिग्री आ गई, देन आ गया, तो बी इज टॉलर देन ए। हम कह रहे थे ए तो बड़ा बंदा है ना, बड़ा एक टॉल बॉय है, लेकिन बी जो है वो उससे भी टॉल आ गया, बी इज टॉलर देन ए। फिर हमने कहा कि सी इज द, ये आपको पहले से ही पता होगा कि जब भी थर्ड डिग्री यूज होती है एडजेक्टिव की तो उसके आगे हमेशा द लिखा जाता है। सी इज द टॉलेस्ट बॉय, सी तो सबसे ही बड़ा है, कॉमन बात है। ए इज अ टॉल बॉय, बी इज टॉलर देन ए एंड सी इज द टॉलेस्ट बॉय। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने ये लिखा कि B इज टॉलर देन A, मुझे ये तो पता चला कि जो B है वो A से बड़ा है, ठीक।
पर क्या मुझे ये पता चला कि वहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? ये तो नहीं पता चला ना। मुझे ये पता चल गया कि सी सबसे बड़ा है, लेकिन टोटल कितने हैं ये तो पता चल ही नहीं पाया। मान लो अगर मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि सी इज़ द टॉलेस्ट बॉय, क्या वो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, वो किसी ना किसी गिनती में से बड़ा होगा ना। मान लो मैं कहता हूँ सर हमारी क्लास का ये बच्चा सबसे टॉलेस्ट है जी, सर ये बच्चा ना या ये बंदा ना इस सिटी का सबसे अमीर आदमी है, ये एक बंदा वो है जो वर्ल्ड का सबसे अमीर है। लेकिन सिटी के भी तो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं ना। हाँ तो ये हमारी सिटी का सबसे अमीर बंदा ये है, ठीक है, हमारे मोहल्ले का सबसे गरीब बंदा ये है, कुछ भी हो सकता है वो। तो जब हम एक गिनती बताते हैं कि इनमें से बात हो रही है, जब मैंने ये कहा कि बी इज़ टॉलर देन ए, तो मुझे ये पता चला कि बी ए से तो बड़ा है, पर इसके अलावा वहाँ पे और कोई है भी कि नहीं है ये तो नहीं पता चल पाया। अब मैंने ये कहना है कि भाई दो बंदे हैं, दोनों में से ये ज़्यादा ऐसा है, ठीक है। कैसे? अब जैसे मान लो हम बात करते हैं कि जैसे धीरू भाई अंबानी है, मैंने कहा कि धीरू भाई अंबानी के ना दो बेटे हैं। हम सबको पता है कि धीरू भाई अंबानी के दो बेटे हैं, एक मुकेश अंबानी है, एक अनिल अंबानी है। अब मैंने कहा कि दोनों में से मुकेश के पास पैसा ज़्यादा है, दोनों में से, यानी कि मैं टोटल गिनती बता रहा हूँ कि टोटल कितने लोग हैं, सिर्फ दो ही हैं और कोई नहीं है। दोनों में से एक तो मैंने ये कहा कि भी मुकेश के पास ना अनिल अंबानी से ज़्यादा पैसे हैं, पर टाटा से ज़्यादा पैसे हैं कि नहीं ये नहीं पता। एक क्योंकि वहाँ पे हमें गिनती नहीं पता होती कि इससे भी कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पर एक मैंने कहा कि इन दोनों में से, यानी कि गिनती में पर्टिकुलर सिर्फ दो बंदे ही रह गए और कोई है ही नहीं, हम सिर्फ दो बंदों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लो मैंने कहा मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश इज रिचर। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकेश इज रिचर देन अंबानी। अगर तो मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मुकेश इज रिचर देन अनिल, तो इससे क्या, इसका मतलब क्या है कि मुकेश अनिल से तो ज़्यादा अमीर है, लेकिन टाटा रतन से ज़्यादा अमीर है कि नहीं है ये तो पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं उनका कंपैरिजन साथ में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने तो बात ये की थी कि धीरू भाई अंबानी के दो बेटे हैं और दोनों में से इसके पास पैसा ज़्यादा है, दोनों में से इसके पास पैसा ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे? मुकेश इज रिचर, ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो दोनों में से उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो रिचर है। लेकिन किन में से? मुकेश इज रिचर ऑफ द टू, हम अनिल की बात नहीं करेंगे, ऑफ द टू लिख देंगे, ठीक है। जब भी हमें साथ में गिनती दी होती है ना, तो गिनती में हम हमेशा क्या करते हैं? ऑफ लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक रूल और है, अगर सेकंड डिग्री के बाद, कभी भी सेकंड डिग्री के बाद अगर ऑफ लिखा हुआ आ जाता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। देखो थर्ड डिग्री से पहले द आता है, ये हम सबको पता है, कॉमन सी बात है। जब भी थर्ड डिग्री आएगी तो उसके पहले हमेशा द आना ही आना है। लेकिन अगर सेकंड डिग्री के बाद अगर तो देन लगा, देखो यहाँ पे देन लगा हुआ है तो यहाँ पे द नहीं लिखा हमने, यहाँ पे रिचर के बाद देन लगा तो यहाँ पे द लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी अगर सेकंड डिग्री के बाद ऑफ लिखा आ गया तो उसके बाद उससे पहले हमेशा द लिखा जाता है। और सेकंड डिग्री के बाद हमने ऑफ लिखना ही क्यों है? जब हमें गिनती बताई जाती है कि दोनों में से भी टोटल दो ही लोग हैं, दोनों में से ये बंदा ऐसा है। एक और बात, अगर अब देखो यहाँ पे बात हुई सी इज द टॉलेस्ट बॉय, सी सबसे बड़ा है, लेकिन कितनों में से ये तो बताया ही नहीं। अगर बताना है, अगर तो नहीं बताना तो भी सही है, अगर मैंने ये कहना है कि वो हमारी क्लास का सबसे बड़ा आदमी है, जिन तीनों में से वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सी इज़ द टॉलेस्ट बॉय। अब कई बच्चे ना यहाँ पे अमंग लिख देते हैं, अमंग द थ्री, ये गलत हो जाएगा। देखो अमंग प्रेपोजिशन है, ये हमारी फिजिकल प्लेस को दर्शाता है कि मैं इनके विचकार खड़ा हुआ हूँ, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। हम वहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे? ऑफ। ये चीज़ याद रखना कि जब भी कंपैरिजन करते समय आप सेकंड डिग्री यूज़ कर रहे हो या थर्ड डिग्री यूज़ कर रहे हो और आपने साथ में गिनती को बताना है, तो गिनती को बताने के लिए हमारे पास क्या वर्ड होता है? ऑफ होता है। तो सेकंड डिग्री के बाद ऑफ आता है जब दो लोग हों, और वैसे भी हमें पता है कि सेकंड डिग्री कब यूज़ होती है? दो के लिए। थर्ड डिग्री कब यूज़ होती है? मोर देन टू के लिए, ठीक है। तो अब क्या आएगा? सी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, तीनों में से सी सबसे बड़ा है। ऑफ द क्लास भी लिख सकते हैं, अगर मोर देन टू है, चाहे फिर वो थ्री हो, चाहे क्लास हो, चाहे टाउन हो, हम उसके लिए थर्ड डिग्री के साथ क्या लिख देंगे? ऑफ लिख देंगे। यहाँ पे तो पहले भी द आ ही रहा था, बाद में भी द आना है, लेकिन सेकंड डिग्री के साथ द कब आता है? जब उसके बाद ऑफ लिखा हुआ होता है। बात समझ आई? ठीक है, ये था हमारा रूल ऑफ द टू वाला। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है
वो है यूजेस ऑफ अदर। इसकी भी एक इम्पॉर्टेंटनेस होती है। ज़्यादातर ये जो रूल है ये एग्ज़ाम में कम ही आता है, पर फिर भी आ जाता है। कैसे? अब मान लो मैंने कहा आई एम द बेस्ट टीचर, क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम द बेस्ट टीचर, आपको मे भी ये सही लग रहा हो या हमें लगता है ठीक है जी सब कह ही देते हैं आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम द बेस्ट टीचर, पर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो, टीचर, अगर मैं ये कहता हूं कि टीचर, ठीक है, अब जो बंदा मैथ्स टीच कर रहा है वो कौन है? टीचर। और जो बंदा इंग्लिश टीच कर रहा है वो कौन है? दैट इज ऑल्सो टीचर। कोई बंदा आपको जीके टीच कर रहा है वो कौन है? तो वो भी टीचर, रीजनिंग वाला भी टीचर है। अब मैंने जब ये कहा कि आई एम द बेस्ट टीचर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मर्जी टीचर आ जाए जी मैं तो सबसे बेस्ट हूँ। इज इट पॉसिबल कि इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर का कंपैरिजन मैथ्स वाले के साथ हो जाए, या मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर का कंपैरिजन जीके वाले के साथ हो जाए? हमने कंपैरिजन रूल में क्या सीखा था कि कंपैरिजन्स हमेशा इक्वालिटी में होते हैं। कंपैरिजन्स जो हैं वो हमेशा किस में होते हैं? वो तो इक्वालिटी में होते हैं। अगर कंपैरिजन्स इक्वालिटी में होते हैं तो फिर ये क्या बात हुई? ठीक है ना, फिर तो मैं सबसे बेस्ट हूं ना। मैं बेस्ट हो सकता हूं पर किस में से? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वालों में से। मेरा मैथ्स वालों के साथ या जीके वालों के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। मैं बेस्ट हूं पर किस में से? मैं तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वालों में से बेस्ट हूं, सभी से बेस्ट नहीं हूं। तो मैंने ये कहना है कि भी इंग्लिश वालों से मैं बेटर हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा आम बेटर। पहली बात तो मैं कभी भी बेस्ट वर्ड यूज़ नहीं कर सकता अदर के साथ, ये याद रखना। जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं अदर, तो इसके साथ हमेशा कौन सी डिग्री यूज़ होगी? इसके साथ हमेशा सेकंड डिग्री यूज़ होगी। बहुत बार ना एग्जाम में जो गलती आती है वो इस चीज़ की आती है कि आपके सेंटेंस में अदर वर्ड भी लिखा होगा और उसमें ना एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लिखी होगी। मान लो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि आई एम द बेस्ट टीचर देन अदर्स, आई एम द बेस्ट टीचर देन अदर्स, ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अदर्स वर्ड आ गया तो बेस्ट भी आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? जब भी अदर वर्ड यूज़ होगा उसके साथ हमने हमेशा चेक करना है कि डिग्री जो लगी हुई है वो सेकंड ही है, कहीं थर्ड डिग्री तो नहीं लगी हुई। ठीक, अब मैंने क्या करना है, क्योंकि थर्ड डिग्री तो मैं लिख नहीं सकता, तो मुझे क्या लिखना पड़ा? सेकंड डिग्री। तो मैंने लिखा आई एम बेटर देन अदर टीचर्स। अब ये अदर टीचर्स कौन है? असल में अदर का मतलब क्या होता है? मेरी फील्ड के लोग। अब यहाँ पे क्या हुआ? अदर लिखने से क्या, अगर मैं कहता कि आई एम द बेस्ट टीचर तो वो क्या हो जाता? मैं तो सभी से कंपैरिजन कर रहा हूँ अपना, वो तो गलत हो जाना था। तो मैंने क्या कहा? आई एम बेटर देन अदर टीचर्स। अदर टीचर्स का मतलब क्या हुआ कि मेरी फील्ड के जो बाकी लोग हैं ना, मैं उनसे बेटर हूँ। मेरी फील्ड के जो बाकी लोग हैं मैं उनसे बेटर हूँ। आई एम बेटर देन अदर टीचर्स। पर एक बात, अब जब मैंने ये कहा कि आई एम बेटर देन अदर टीचर्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सेकंड डिग्री वाला काम है कि मैं बेटर हूँ, मैंने तो अपने आप को बेस्ट कहना है। अगर मैंने थर्ड डिग्री वाला काम करना है, मैंने अपने आप को बेस्ट कहना है, फिर से बेस्ट तो मैं नहीं कह सकता, बेस्ट वर्ड लिख तो ना सकता। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगेन आई एम बेटर देन, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे एनी अदर। दो चीज़ें होती हैं, एनी अदर टीचर। एक मैंने कहा कि आई एम बेटर देन अदर टीचर्स, इसका मतलब ये सेकंड डिग्री वाली बात होती है कि चलो बहुतों से नहीं पर बाकी टीचरों से तो मैं बेटर ही हूँ, मेरे ऊपर भी कोई और होगा इंग्लिश का टीचर, पर बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों से तो मैं ही बेटर हूँ, तो आई एम बेटर देन अदर टीचर्स। एक मैं कह रहा हूँ नहीं यार, इंग्लिश का तो जो मर्जी टीचर आ जाए वो मैं सबसे ऊपर हूँ। मैं बात अपनी फील्ड की कर रही है, नहीं कि मैं मैथ्स वाले से भी ऊपर जाऊँगा, बात मेरी फील्ड की हो रही है। पर मेरी फील्ड में कोई मर्जी टीचर आ जाए, कोई मर्जी क्या है? एनी, मतलब एनीबडी, कोई मतलब ही नहीं है। तो आई एम बेटर देन एनी अदर टीचर, इसका मतलब होता है आई एम द बेस्ट टीचर पर मेरी फील्ड में। आई एम बेटर देन अदर टीचर्स का मतलब होता है कि मैं बाकी टीचरों से बेटर हूं, पर अगेन वो कौन से टीचर हैं? मेरी फील्ड के जो टीचर्स हैं मैं उनसे बेटर हूं। एक बार इसे दोबारा चेक कर लो। ओके, तो अब जो हमारे नेक्स्ट रूल्स हैं एडजेक्टिव के, वो क्या हैं? वो कंपैरिजन रूल्स हैं। कंपैरिजन रूल थोड़ा सा हमने पहले भी किया था। मान लो मैंने कहा कि ही इज वाइजर देन आई। ही इज वाइजर देन आई, सही है गलत?
या मी आना चाहिए यहाँ पे? तो ये तो पुराना ही रूल है हमारा, आपको आना चाहिए आई आएगा या फिर मी आएगा। ही इज़ वाइजर देन आई और मी, द राइट आंसर इज आई। मी नहीं आना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देन लगा हुआ है। देन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा कहाँ से होते हैं? इक्वालिटी में। तो वो इक्वालिटी कहाँ से बनेगी? सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हुआ? फिर सब्जेक्ट से। सो राइट आंसर इज ही इज वाइजर देन आई, ना कि मी। चलो ये तो बेसिक रूल है, हमें आ गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रूल जो इसी के अंडर आता है वो क्या है? अब देखो मैंने कहा कि ही इज मोर वाइज देन क्लेवर। ही इज मोर वाइज देन क्लेवर, ठीक है। अब हमें पता है कि जनरली हम मोर वर्ड कहाँ पे यूज करते होते हैं? वो वाले एडजेक्टिव्स की सेकंड डिग्री जहाँ पे हम ER नहीं लगा सकते। जैसे ब्यूटीफुल है, हमें पता है कि जब भी हमने ब्यूटीफुल को कंपैरिजन डिग्री के अंडर लेके आना होता है तो हम उसे ब्यूटीफुलर नहीं कहते, हमें उसे क्या कहना पड़ता है? हमें उसे कहना पड़ता है मोर ब्यूटीफुल। ऐसे ही होता है ना। मान लो मैंने कहा कि शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कॉमन बात है। एक मैंने कहा कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ये भी सही है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें पता है कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता, तो हम वहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री ER लग के बनाई जा सकती है तो वहाँ पे तो हम ER ही लिखते हैं। लेकिन अब इस वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा? ही इज़ मोर वाइज। मुझे मोर वाइज लिखने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है कि वाइज की सेकंड डिग्री तो वाइजर होती है, तो फिर मैं वाइजर ही लिख देता हूँ। पर ग्रामर कहती है कि नहीं, वाइजर नहीं लिख सकते आप, आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा मोर वाइज। पर ऐसा क्यों? अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखो क्या है। पहले वाले सेंटेंस में पर्सन्स कितने हैं? 2, एडजेक्टिव्स कितने हैं? 1। एक तो ही है, एक यहाँ पे आई है। अगर पर्सन 2 हैं, एडजेक्टिव 1 है, तो आप क्या यूज करोगे? ER फॉर्म। कब? अगर पर्सन 2 हैं, एडजेक्टिव 1 है, तो आप क्या यूज करोगे? आप ER फॉर्म यूज करोगे। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं ही इज मोर वाइज देन क्लेवर, कितने लोगों की बात हो रही है यहां पे? ही इज मोर वाइज देन क्लेवर, कितने लोगों की बात हुई? पर्सन तो यहां पे 1 ही है, ही, और तो कोई पर्सन ही नहीं है। एडजेक्टिव कितने हैं? 2। वो बंदा वाइज भी है, वो बंदा क्लेवर भी है, ठीक है। अब क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं यार वो बंदा ना उतना क्लेवर नहीं है, पर वो सियाना बहुत है। उतना क्लेवर तो नहीं है, ठीक है, पर वो सियाना है। वाइज जरूर है, चालाकी नहीं आती उसको, पर सियानत बहुत है उसमें, ठीक। कितने बंदे? बंदे तो एक ही है ना कि उसको चालाकी ज़्यादा नहीं आती, वो चालाक नहीं है इतना, पर सियाना बहुत है। तो बंदा तो एक ही है ना, लेकिन उसमें 2 गुण है कि वो बंदा वाइज भी है, वो क्लेवर भी है, पर उन दोनों गुणों में से वाइज ज़्यादा है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? जब भी हमारे पास पर्सन 1 है, एडजेक्टिव 2 है, तो हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ ER हम ER वाली फॉर्म नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? मोर लगा देंगे। समझाइए बात। इसी के एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये चीज़ एग्जाम में आ जाती होती है, इसलिए मैं आपको इसकी 2 एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ। अब देखो मैंने कहा ही इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। ही इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। कितने लोगों की बात हुई यहाँ पे? पर्सन तो 1 ही है यहाँ पे, ही। अब वो बंदा क्लेवर भी है, वो बंदा इंटेलिजेंट भी है। अब मान लो कि कोई ना बात चल रही थी, हमने कहा यार वो बंदा ना बड़ा इंटेलिजेंट है, वो उसको हर काम आता है, उसका हर काम हो जाता है, वो बंदा तो इंटेलिजेंट ही बहुत है। तो कोई वहाँ पे एक और बंदा खड़ा था, उसने कहा नहीं यार वो ना इंटेलिजेंट उतना नहीं है, वो चालाक बहुत है। इंटेलिजेंट नहीं है उतना, वो चालाक बहुत है, चालाकी से अपना काम करवा जाता है वो, और हमें लगता है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो चालाक इतना है, वो इंटेलिजेंट कम है, वो चालाक ही इतना है कि चालाकी से काम करवा जाता है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है वो, पर है तो है, पर इतना नहीं है जितना वो चालाक है। पर्सन तो 1 ही है, ठीक है। तो जब पर्सन 1 है तो हमें पता है कि हमने ER फॉर्म नहीं लगानी होती, हमने क्या लगाना है? मोर। अब जब उसकी बातें सुन के कोई बंदा कहता हाँ यार मैं अपने आप को चालाक मानता था, वो तो मेरे से भी चालाक निकला, मैं ना अपने आप को चालाक मानता हूं पर वो तो मेरे से भी चालाक निकला। अब कितने पर्सन हो गए? पर्सन 2 हो गए ना, वो मेरे से भी चालाक निकला, वो एक पर्सन है, मेरे से वो दूसरा पर्सन हो गया। अब हम क्या करेंगे? हाँ यार ही इज
क्लेवरर। अब हम मोर नहीं लिखेंगे, क्लेवर की सेकंड डिग्री क्या होती है, क्लेवरर होती है। ही इज क्लेवरर देन, फिर से यहाँ पे क्या आ गया, आई। हाँ यार वो तो मेरे से भी ज़्यादा चालाक है। 2 पर्सन हो गए यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया एक, तो हमने क्या लगा दिया, ईआर फॉर्म। और यहाँ पे क्या था, पर्सन एक ही था हमारे पास, एडजेक्टिव कितने थे हमारे पास, 2, तो हमने क्या लगाया, मोर फॉर्म। बात समझ आई। अगर पर्सन एक है, एडजेक्टिव 2 हैं तो मोर यूज होगा। अगर हमारे पास पर्सन 2 हैं, एडजेक्टिव 1 है तो ईआर फॉर्म यूज होगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं हमारे लास्ट रूल की तरफ, एडजेक्टिव्स के। अब देखो जो एडजेक्टिव का हमारा लास्ट रूल है वो है ऑर्डर ऑफ डिग्रीज। अब ये ऑर्डर ऑफ डिग्रीज क्या चीज होता है, ऑर्डर ऑफ डिग्री ये क्या चीज है। ऑर्डर ऑफ डिग्री देखो क्या है, मान लो मैंने कहा ही इज, पहले तो मैंने कहा कि ही इज ऑनेस्ट एंड वाइजर than his brother. He is honest and wiser than his brother. He is honest and wiser than his brother. क्या ये सही है? अब देखो देखते हैं ज़रा, than लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि सेकंड डिग्री चाहिए हमें। सेकंड डिग्री यहाँ पे वाइजर है, ये तो सही है। क्या ऑनेस्ट भी सेकंड डिग्री है? ऑनेस्ट तो सेकंड डिग्री है ही नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी तो सेकंड बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है कि वो ना अपने भाई से ज़्यादा ऑनेस्ट है और ज़्यादा सियाना है। दोनों बार सेकंड डिग्री यूज़ होगी ना, क्योंकि देन लगा हुआ है। वैसे भी एक रूल सुनो कि एंड के साथ आने वाली दोनों डिग्रियाँ सेम होनी चाहिए, या दोनों फर्स्ट, या फिर दोनों सेकेंड, या फिर दोनों थर्ड। ऐसा कभी नहीं होता कि एक फर्स्ट डिग्री आ गई, एक सेकंड डिग्री आ गई, एक सेकंड डिग्री आ गई, एक थर्ड आ गई, एक थर्ड आ गई, एक सेकंड आ गई। एंड के साथ आप जब भी डिग्रीज को ऐड करते हो तो वो हमेशा सेम रहती हैं, या दोनों फर्स्ट, या दोनों सेकंड, या दोनों थर्ड। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे देन लगा हुआ है, तो दोनों को फर्स्ट तो बना नहीं सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ही इज ऑनेस्ट एंड वाइज देन, क्योंकि देन है तो कंपैरिजन तो चाहिए ही चाहिए। कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, सेकंड डिग्री से होगा, तो मुझे इसे मोर बनाना पड़ेगा। ही इज मोर ऑनेस्ट एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। क्या अब सेंटेंस सही हो गया? नहीं, स्टिल जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है। क्यों? अब क्या हुआ, जो पहली एरर थी कि दोनों सेकंड डिग्री होनी चाहिए, वो कंडीशन तो पूरी होगी, लेकिन हुआ क्या, अब आ गया ऑर्डर ऑफ डिग्रीज। ऑर्डर ऑफ डिग्री हमें देखो, ये तो पता है कि एक ही सेंटेंस में दोनों बार सेकंड ही आएगी या दोनों बार थर्ड ही आएगी। ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर कहता है कि अगर आपके पास एक मोर वाली डिग्री है, एक ईआर वाली डिग्री है, तो जो ईआर वाली डिग्री है वो पहले लिखी जाती है। समझाई बात? कैसे? ही इज, अब जो लिखने में सही सेंटेंस है हमारा वो क्या है, ही इज वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट। देखो अगर तो आपके पास यहाँ पे दोनों ईआर वाली डिग्रीज आ जाती हैं, मान लो यहाँ पे ऑनेस्ट की बजाय ना टॉल आ गया था हमारे पास, तो हमने इसको टॉलर कर देना है। ही इज टॉलर एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। ठीक है, चाहे आप लिख लो ही इज वाइजर एंड टॉलर, क्योंकि दोनों ही ईआर वाली डिग्री हैं, तो चाहे वाइजर को पहले लिखो चाहे आप टॉलर को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दोनों मोर वाली डिग्री होती ही इज मोर ऑनेस्ट एंड मोर हैंडसम, तो कोई बात नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज मोर हैंडसम एंड मोर ऑनेस्ट। लेकिन पंगा कब पड़ता है, जब एक बार हमारे पास ईआर वाली फॉर्म आ गई, एक बार हमारे पास मोर वाली फॉर्म आ गई, तो हमने ईआर वाली जो डिग्री है उसको पहले लिखना होता है और जो मोर वाली डिग्री है उसको हमने बाद में लिखना होता है। तो ही इज वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट, फिर तो बाकी तो सेम ही है, देन हिज ब्रदर। ये होता है हमारी अगर सेकेंड डिग्री। इसी तरह अगर हम थर्ड डिग्री की बात करें, इसको मैं थर्ड डिग्रीज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब थर्ड डिग्री है तो द भी यूज होगा, हमें पता है। ही इज द वाइजेस्ट, ठीक है, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। अब मैं देन तो लिख नहीं सकता क्योंकि थर्ड डिग्री है, देन तो कंपैरिजन के लिए होता है, यहाँ पे देन नहीं आना, सिंपली ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑफ द कंपनी, ऑफ द क्लास, ऑफ द वट एवर, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। लेकिन अब रूल क्या था हमारा कि ईआर वाली डिग्री पहले, मोर वाली डिग्री बाद में। उसी तरह जो
EST वाली डिग्री है वो पहले आएगी, जो मोस्ट वाली डिग्री है वो बाद में आएगी। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव के रूल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला चैप्टर सारा। इसी के साथ जो आज का चैप्टर है वो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल वॉरियर जोन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। डेली मैथ्स की क्लासेस होती हैं, डेली इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, डेली यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस आती हैं। आपको वीकली 3 क्लासेस हम रीजनिंग की देते हैं। आगे आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनको और ज़्यादा जो इनकी क्वांटिटी है वो बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल के लिए हम 3 ही दे रहे हैं। इसके बाद अब जल्दी ही हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि जीके की जो क्लासेस हैं वो भी आपको अपडेशन साथ साथ मिलती रहा करेगी। जो मैथ्स है एनडीए के लिए हम स्पेशल अलग से मैथ्स करवा रहे हैं आपको, एफकेट सीडीएस के लिए अलग से मैथ्स करवाया जा रहा है। इंग्लिश है वो तो एफकेट या फिर एनडीए या सीडीएस तीनों एग्जाम्स के लिए हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम सब कुछ है। तो वो हम तीनों चैप्टर्स ही तीनों जो हमारे डिफेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए कर ही रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।